नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे इतिहास की सबसे जीनियस या यूं कहें कि सबसे शातिर कानूनी लूट माना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान ने एक बेहद जटिल सिस्टम को उसी के खेल में बुरी तरह मात दे दी। अब क्या बिना किसी हथियार के, बिना कोई नियम तोड़े एक कानूनी लूट को अंजाम देना मुमकिन है? आमतौर पर जवाब ना ही होगा। लेकिन आज एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को डिकोड किया जाएगा जिसमें ना तो कोई बंदूक थी, ना किसी ने चेहरे पे नकाब पहना था, और सबसे हैरानी की बात, इस पूरी प्रक्रिया में एक भी कानून नहीं तोड़ा गया। हर एक चीज पूरी तरह से कानूनी थी। चलिए कहानी को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। समय है 26 जून 1975। जगह है डबलिन से 26 किलोमीटर दूर बेल्यूस्टाउन नाम का एक छोटा सा गांव। रेस कोर्स पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है, बार्नी कर्ली, वो उस भीड़ का हिस्सा है ही नहीं। वो रेस कोर्स के अंदर ही कहीं कांटेदार झाड़ियों में छिपा बैठा है। बुक मेकर्स की नजरों से बचकर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि बार्नी आखिर इतना बड़ा मास्टरमाइंड बना कैसे। खैर, इसका जवाब उसके बचपन के एक बहुत ही दर्दनाक और दिलचस्प इतिहास में छिपा है। देखिए, बार्नी के पिता कुत्तों की रेस में धोखेबाजी किया करते थे, और मजे की बात यह है कि महज 15 साल की उम्र में बार्नी में अपने ही पिता की चाल को पलटकर 500 पाउंड कमा लिए थे। लेकिन फिर 16 साल की उम्र में एक बड़ी त्रासदी हुई। पिता ने एक रेस के दौरान कुत्ते को ड्रग्स दे दिए, जिससे उस बेचारे कुत्ते की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनका पूरा परिवार कर्ज के भारी बोझ तले दब गया। इसके बाद बार्नी को बुकीज का 12,000 पाउंड का कर्ज चुकाने के लिए सालों तक फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी। दरअसल इसी मुश्किल बचपन ने उसे इस ऐतिहासिक दिन के लिए तैयार किया था। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं, सट्टेबाजी का असली खेल। इसे समझना बहुत जरूरी है। सट्टेबाजी का बुनियादी नियम हमेशा जोखिम और इनाम यानी रिस्क और रिवॉर्ड के संतुलन पर टिका होता है। एक तरफ होता है तेज घोड़ा, जिसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उस पर पैसा लगाने से इनाम बहुत कम मिलता है। और दूसरी तरफ होता है सुस्त घोड़ा। इसके जीतने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन अगर वो चमत्कारिक रूप से जीत जाए तो इनाम बहुत ही भारी भरकम होता है। और यहीं इस पूरी कहानी के डिफेंस मैकेनिज्म की एंट्री होती है, यानी बुकीज। ये वो लोग हैं जो रेस ट्रैक पर इनाम का रेट तय करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये रेट फिक्स नहीं होता। अगर किसी सुस्त घोड़े पर अचानक बहुत सारा पैसा लगने लगे तो बुकीज के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो फौरन रेस ट्रैक के बाहर की दुकानों से संपर्क करते हैं और उस घोड़े का रेट तेजी से गिरा देते हैं, ताकि उन्हें कोई बड़ा नुकसान न झेलना पड़े। अब इस नंबर पे जरा गौर करते हैं, 1 to 20। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो गोल्डन रेशियो है जो एक सुस्त और हारने वाले घोड़े पर मिलता है। इसका मतलब है कि 1 पाउंड लगाओ और जीतने पर 20 पाउंड पाओ। बार्नी की पूरी साजिश इसी 1 to 20 के विशाल रेट को रेस शुरू होने तक किसी भी तरह बरकरार रखने पर टिकी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, येलो सैम का मास्टर प्लान। प्लानिंग देखिए कितनी कमाल की थी। बार्नी ने येलो सैम नाम का एक घोड़ा चुना। वैसे ये नाम उसने अपने पिता के निकनेम पर रखा था। इस घोड़े का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था कि पिछली 9 रेसों में यह हमेशा 8वें नंबर से नीचे ही रहा था। बार्नी ने जानबूझकर इसे खराब मौसम और गलत जमीन पर दौड़ाया ताकि इसकी आधिकारिक रेटिंग एकदम जमीन पर आ गिरे। बुकीज की नजरों में यह कभी न जीतने वाला घोड़ा बन चुका था। लेकिन असली राज यह था कि येलो सैम सख्त जमीन पर हवा से बातें करता था, और इसी छिपी हुई खूबी के साथ बार्नी ने उसे माउंट हैनोवर की रेस में उतारने का मास्टर स्ट्रोक खेला। अब इस साजिश का आर्किटेक्चर देखिए, सच में दिमाग हिल जाएगा। बेल्यूस्टाउन ट्रैक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वहां बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक फोन बूथ मौजूद था। योजना कुछ ऐसी थी, पूरे आयरलैंड में 300 लोगों को हायर किया गया, जिन्हें ठीक एक ही समय पर अलग अलग दुकानों में पैसा लगाना था। और सबसे अहम कदम, रेस से ठीक पहले ट्रैक की उस इकलौती फोन लाइन को पूरी तरह ब्लॉक कर देना, ताकि अंदर मौजूद बुकीज को बाहर की दुकानों से कोई भी भनक ना लग सके। तो अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 25 मिनट की फोन कॉल। दांव पर क्या था? पूरे 15,000 पाउंड। ये बार्नी के जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। अगर योजना फेल होती तो सब कुछ खाक हो जाता। उसने इन पैसों को 50 से 300 पाउंड के लिफाफों में बांटा और अपने उन 300 साथियों तक पहुंचा दिया, जिन्हें एकदम सटीक समय पर अपना दांव लगाना था। और फिर आता है कहानी में वो पल जिसे सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए।
रेस शुरू होने से ठीक 25 मिनट पहले बार्नी का एक दोस्त बेनी उस इकलौते पब्लिक फोन बूथ में घुस जाता है। वो फोन का रिसीवर उठाता है और फूट फूट कर रोने का जबरदस्त नाटक शुरू कर देता है। पीछे लाइन में खड़े बुकीज परेशान होने लगते हैं, लेकिन बेनी जोर जोर से चिल्लाता है, मेरी खाला बीमार है और मौत के बिस्तर पे हैं। और बस इस तरह उसने उस इकलौती संचार लाइन को पूरे 25 मिनट तक इंगेज कर लिया। इन 25 मिनटों में जो टाइमिंग बिठाई गई वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं थी। जरा सोचिए, पूरे देश में ऑफ ट्रैक दुकानों पर 300 लोग येलो सैम पर भारी पैसा लगा रहे थे। घबराए हुए दुकानदारों ने ट्रैक पर बुकीज को कॉल करने की बहुत कोशिश की ताकि रेट गिराया जा सके, लेकिन बेलियसटाउन के फोन बूथ पर तो बेनी अपनी नकली बीमार खाला के लिए रोने में मगन था। नतीजा क्या हुआ? ऑन ट्रैक बुकीज को बाहर आए इस तूफान की कोई खबर ही नहीं मिली और घोड़े का रेट 1 to 20 पर ही लॉक रह गया। और अब आखिरी पड़ाव, इतिहास की सबसे बड़ी जीत। उधर झाड़ियों में छिपा बार्नी अपनी दूरबीन से रेस देख रहा था। जैसे ही रेस शुरू हुई, येलो सैम ने अपनी असली रफ्तार का जादू दुनिया को दिखा दिया। अपनी खराब रेटिंग को पूरी तरह झुटलाते हुए वो एक के बाद एक 13 हर्डल्स पार करता गया और उस दिन के सबसे पसंदीदा घोड़े सिल्वर रोड को 2.5 लेंथ्स के स्पष्ट फासले से हराते हुए एक शानदार जीत दर्ज की। इस जीत का जो आर्थिक नतीजा था वो सच में विशाल था। 15,000 पाउंड के निवेश पर सीधा 20 गुना मुनाफा। बुकीज को कुल 300,000 पाउंड चुकाने पड़े। अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये रकम लगभग 3.5 मिलियन पाउंड के बराबर बैठती है। इस एक झटके ने उन बुकीज को रातों रात दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा कर दिया। जरा विजुअलाइज कीजिए, ये रकम इतनी बड़ी थी कि गुस्से में तिलमिलाए बुकीज ने पूरा का पूरा भुगतान 1-1 पाउंड के नोटों में किया। इन पैसों को ले जाने के लिए 108 बोरियों का इस्तेमाल करना पड़ा। और जब रेस खत्म होने के बाद वो गुस्साए बुकीज बेनी को ढूंढते हुए आए, तो पता है बेनी ने क्या कहा? उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि भाई चमत्कार हो गया है, मेरी खाला अब बिल्कुल ठीक हैं। इस ऐतिहासिक घटना ने सिस्टम को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी कानून नहीं तोड़ा गया था। ये एकदम परफेक्ट कानूनी लूट थी। इस झटके के बाद बुकीज को मजबूरन अपने नियम बदलने पड़े और बड़ी बेट्स के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम अनिवार्य कर दिया गया। 2021 में 81 साल की उम्र में बार्नी कर्ली का निधन हो गया, लेकिन आज भी उन्हें एक रेसिंग जीनियस और सट्टेबाजी की दुनिया के रॉबिन हुड के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस जीते हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई में लगा दिया था। तो सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे रह जाता है। क्या बार्नी कर्ली ने सच में सिस्टम को धोखा दिया, या फिर वो अकेला ऐसा इंसान था जो सिस्टम के असली नियमों को बारीकी से समझकर खेल रहा था? एक लूट और रणनीतिक जीनियस के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ज्ञान और रहस्यों से भरी ऐसी ही शानदार कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी।